एक दिन शोभा नींद न आने के कारण यहाँ वहाँ टहल रही थी। इतने में माँ नींद से जागकर वहाँ आई। इस तरह टहल क्यों रही हो? आज स्कूल में कहा गया था कि निबंध लिखना है, वो भी भूत वाली एक काल्पनिक कहानी। इस निबंध प्रतियोगिता में जीतने वालों के लिए इनाम रखा गया है। मैं बस उसी के बारे में सोच रही थी कि मैं क्या लिखूंगी तो अच्छा लगेगा। माँ, क्या तुम मेरी कोई सहायता कर सकती हो? अभी मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। चलो अभी सो जाओ, कल सुबह भी सोच सकते हैं ना। माँ, तुम अभी सो जाओ, मैं बाद में सो जाती हूँ। ऐसा कहकर शोभा आंगन में जाकर बैठ गई। शोभा जब आंगन में बैठकर निबंध में क्या लिखे ये सोच रही थी, तभी दूर कहीं से मुझे क्यों इस तरह बंदी बना कर रखा गया है? मुझे किस पाप की सजा दी जा रही है? जिन्होंने असली मायने में पाप किया है वो खुलेआम जी रहे हैं। मेरे ही साथ ये अन्याय क्यों? ऐसे किसी की रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज ऐसे सुनाई पड़ रही थी जैसे रात में कोई कुत्ता रो रहा हो। लगता है कोई कुत्ता रो रहा है, ऐसा शोभा ने सोचा। पर रह रहकर बीच में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। ये आवाज कहाँ से आ रही थी, ये जानने के लिए आवाज की दिशा में शोभा चल पड़ी। वो चलते चलते एक भूत बंगले तक पहुंची जहाँ से आवाजें आ रही थी। शोभा को पहले तो बहुत डर लग रहा था, फिर मन ही मन उसने सोचा, हो ना हो ये कुत्ते के पिल्ले की ही आवाज है। लगता है बेचारा कहीं फंसा हुआ है, मुझे उसकी जरूर मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो उस घर के भीतर गई। वहाँ पहुंचकर उसने ये जाना कि ये आवाज बाथरूम से आ रही थी। वो उसी ओर जाने लगी। उसने जोर लगाकर बाथरूम के दरवाजे को खींचा। वहाँ पर सच में ही एक कुत्ता था। उस कुत्ते के पैर टॉयलेट सीट में फंसे हुए थे। शोभा ने तुरंत उसकी मदद की और बाहर निकाला। वहाँ से जैसे ही वो पिल्ला छूटा, वहाँ से भाग निकला। हाँ, ना जाने कितनी देर से ये तकलीफ में था। वो खुश होकर लंबी सांस ले रही थी। तभी उसे फिर से आवाज सुनाई दी। उसकी तकलीफ के बारे में सोच लिया, पर मेरी तकलीफ के बारे में नहीं सोचोगी? मुझे भी यहाँ से छुड़ाओ, मुझ पर कृपा करो, मुझे छुड़ाओ। ऐसे किसी की आवाज आई। कौन हो तुम? कहाँ से बोल रही हो? मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं इस शौचालय के नीचे ही हूँ। यहाँ खुदाई कर मुझे बाहर निकालो। कृपा कर मुझे इस बंधन से मुक्त करो। शोभा घबरा कर, मुझे बहुत डर लग रहा है। शोभा तुरंत वहाँ से भाग निकली। अचानक जिस कुत्ते को शोभा ने बचाया था वो उसके आड़े आया। उसने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़कर उसे कुछ कहना चाहा, मानो कह रहा हो कि उसकी सहायता करो। शोभा उसकी बात समझ नहीं पाई। कुत्ता अपने दांतों से शोभा का गाउन पकड़कर बाथरूम की ओर ले जाने लगा। मुझे इस बंधन से मुक्त करो, मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मेरी मदद करो। शोभा ने उसकी बात मानी और बाथरूम की खुदाई करने लगी। खुदाई करने के बाद वहाँ पर एक बड़ी सी बोतल दिखाई दी। कुत्ते ने अपने मुंह से उठाकर बोतल बाहर निकाला। शोभा ने बोतल को खोल कर देखा। उस बोतल से एक चुड़ैल निकलकर बाहर आ गई। बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ये लो, अपना इनाम रख लो। ऐसा कहकर सोने जवाहरातों की बरसात करा देती है। शोभा ये देखकर बहुत चौंक गई। तब चुड़ैल ने कहा, ये सारा सोना तुम्हारा ही है। इससे तुम्हारा पूरा परिवार जीवन भर खुशी से रहेगा। आप कौन हो? आपको बंदी किसने बनाया? ये किसने किया? तुम्हें ये सारी बातें बताने का समय नहीं मेरे पास। इस कुत्ते को मैं जुबान दे रही हूँ, ये तुम्हें सारी बात बताएगा। चुड़ैल ने ऐसे कहा। फिर चुड़ैल ने अपने जादू से उस कुत्ते को एक वर प्रदान करती है और गायब हो जाती है। ठीक 2 बरस पहले यहाँ हमारे मालिक रहते थे। वे बहुत धनवान थे, हीरों का धंधा करते थे। ये एक गेस्ट हाउस है। यहाँ कई लोग मालिक से मिलने व्यापार करने आया करते थे। जिस चुड़ैल की तुमने मदद की उसका नाम कविता है। वो इस बंगले की देखभाल किया करती थी। वो यहाँ की नौकरानी थी। मैं यहाँ के गली का कुत्ता हूँ। मैं जब भूखा होता था तो वो मुझे खाना खिलाती थी। फिर कुछ दिनों बाद मैं भी यही रहने लगा, इस बंगले की रखवाली करने के लिए। एक दिन मालिक 2 आदमियों के साथ यहाँ पर आए थे। वे भीतर वाले कमरे में जाकर कुछ बात करने लगे। अचानक उन तीनों के बीच बहस शुरू हो गई। जोर जोर की आवाजें सुनकर कविता घबरा गई और मुझे लेकर उस कमरे के पास गई। हमने देखा तो उन दोनों ने हमारे मालिक की हत्या की थी और ये सब केवल हीरों की वजह से हुआ था। वे हीरे लेकर वहाँ से भाग रहे थे तो कविता ने उन्हें पकड़ लिया। चूंकि कविता सब कुछ जान चुकी थी
उन दोनों ने सोचा कि कविता उनके लिए खतरा हो सकती है, इसीलिए उसके साथ जबरदस्ती कर वो जब आखिरी सांसें ले रही थी तब उसे यहाँ पर दफना दिया। पर कविता चुड़ैल बन गई और उन दोनों से बदला लेना चाहती थी। पर जिन दोनों ने कविता के साथ ऐसे किया, उन्होंने एक स्वामी जी की सहायता से उसे बंदी बना यही बाथरूम में उसे दफना दिया। तो ये है असली कहानी, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहती है। अब तक तो उसने उन दोनों को मार दिया होगा। इस तरह कुत्ते ने शोभा को सारी बात बताई। शोभा को दुख भरी कहानी सुनकर बहुत बुरा लगा। दूसरी ओर चुड़ैल बनी कविता ने उन दोनों दरिंदों को उठाकर वहीं पर जिंदा दफना दिया। अपना बदला पूरा होने पर वो खुश होकर हंसने लगी। बेटा, तुमने मेरी मदद की, मैं बहुत आभारी हूँ। आज मेरी आत्मा को शांति मिली है, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर उस कुत्ते के साथ वो गायब हो गई। शोभा वहाँ से सारा सोना उठाकर घर निकल पड़ी। बीती सारी बात अपनी माँ को सुना दी। माँ ये सुनकर बहुत दुखी हुई और वो चौंक भी गई। फिर शोभा ने एक सच्ची घटना के नाम से निबंध लिखा और स्कूल में पहला इनाम पाया। फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना घर बदला और धनवान होकर बहुत खुशी से रहने लगे। रामपुर नाम का एक गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। उस नदी के किनारे माचिस वाला एक भूत रहा करता था। वो गांव के लोगों के सामने साधारण मनुष्य की तरह दिखता था। वो गांव के लोगों के बीच साधारण मनुष्य की तरह घूमता था। गांव वालों को अपना नाम कल्कि बताया करता। इंसान की भेष में रहकर गांव वालों का विश्वास जीतकर उन्हें नदी के किनारे ले जाया करता। वहां पहुंचते ही अपने असली भूत के रूप में आकर उन्हें मार खाया करता। यूं एक दिन उस राक्षस ने सोचा कि कल्कि के रूप में आकर गांव में घूमेगा। आज बहुत भयंकर भूख लगी है, गांव के भीतर जाकर हट्टा खट्टा आदमी ढूंढता हूँ। रुष्ट पुष्ट होगा तो मेरा पेट भर जाएगा। ऐसे कल्कि सोच रहा था। उसी गांव में कविता नाम की एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। पिता ने कविता की देखभाल करने के लिए दूसरी शादी की थी। कविता के पिता का नाम था गोपाल और सौतेली माँ का नाम ललिता। ललिता शरीर से हट्टी कट्टी थी, पर ललिता को कविता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। हर छोटी बात पर कविता को डांटा करती थी। एक दिन कविता जब घर के काम कर रही थी, ललिता कविता के पास आई और कहा, अरे ओ कविता, क्या हुआ? मैंने सवेरे ही तुझसे कहा था मेरे लिए खीर बनाने के लिए, पर अभी तक तूने मेरे लिए खीर नहीं बनाई। तुम्हारी बहुत चर्बी चढ़ी है ना? ऐसे ललिता ने बड़े गुस्से से कहा। उस पर कविता ने कहा, मुझे याद था कि तुमने मुझे खीर बनाने के लिए कहा था, पर आपको घर गंदा पड़ा रहना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं घर की सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद आपके लिए खीर बनाऊंगी। अभी इसलिए मैं सफाई पहले कर रही थी। ऐसे कविता ने कहा। मुझे को सफाई देने लगी है तू? इतनी जबान लंबी हो गई तेरी। तू ऐसे नहीं मानेगी। गरम खर्ची का तुम्हें चुरका लगाऊंगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सा काम कब करना चाहिए और कब किसको कैसा जवाब देना चाहिए। ऐसे कविता पर चिल्लाकर ललिता रसोई में चली गई। ललिता ने एक चम्मच को तेज गरम किया और कविता के हाथ पर चुरका लगाने ही वाली थी। नहीं नहीं माँ, नहीं माँ, मुझे चुरका मत लगा माँ, माँ बहुत जलेगा माँ। ऐसे कविता चिल्ला रही थी। उसकी चीख को सुनकर तुरंत गोपाल वहाँ आया और उसने ललिता के करतूत को देखा। गोपाल ने तुरंत ललिता के हाथ से गरम खर्ची निकालकर फेंक दी। ललिता, तुम पागल हो गई हो? इतनी छोटी सी जान के साथ ऐसी हरकत करने की तुमने सोची कैसे? अगर मेरे आने में थोड़ी देर भी हो जाती तो कितना अनर्थ हो जाता। लगता है भगवान तुम्हारे अंदर दया और करुणा भरना भूल गया। नन्ही सी जान घर में जब काम कर रही होती है, खुद आराम से खा पीकर अपना वजन बढ़ा रही हो। ऐसे गोपाल ललिता पर चिल्लाने लगा। गोपाल की बातें सुनकर ललिता बोली, तुम दोनों बाप बेटी एक ही तो हो। यही था तो मुझसे शादी करने की जरूरत क्या थी? और तो और मैं घर का कोई काम करूं तो किसी को पसंद भी नहीं आता। मैं ऐसी भी क्या गलतियां करती हूँ काम में? ऐसे ललिता ने गोपाल से पूछा। क्या काम करती हो तुम में छोटे बड़े का लिहाज नहीं। छोटी सी बच्ची से इतने काम कराती हो और उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। पापा, मेरी वजह से आप मत लड़ो। हो सकता है मेरी ही कोई गलती हुई होगी पापा, इसलिए माँ ने मुझे डांटा। माँ को कुछ मत कहो पापा। ऐसे कविता ने कहा। इतनी छोटी है फिर भी तुम्हें डांटते हुए देख नहीं पा रही। जितनी इंसानियत इसमें है
उसमें थोड़ा भी अगर तुम्हें होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। भगवान जाने तुम कब सुधरोगी। ऐसा कहते हुए गोपाल घर से बाहर निकला। गोपाल का इस तरह ललिता पर चिल्लाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए ललिता सोच रही थी, आज गोपाल ने मुझे अगर इस तरह डांटा है तो उसकी वजह कविता है, इसलिए इस कविता को घर से बाहर करना होगा। इसके लिए मुझे कोई षड्यंत्र रचना होगा और इस कविता को घर से बाहर करना होगा। इतने में माचिस वाला भूत भेष बदलकर कल्कि के रूप में ललिता के घर के सामने से गुजरते हुए ललिता को देख लेता है। ये हुई ना बात। इस लड़की को देखकर लग रहा है जैसे मेरी भूख मिटाने के लिए ही ये नजर आई हो। इसे किसी भी हाल खाकर मेरी भूख मिटाऊंगा। तुरंत ही मुझे उसके पास जाकर उसे बातों में फंसाना होगा और अपने साथ नदी तक चलने के लिए उसे राजी करना होगा। ऐसा कल्कि ने सोचा और तुरंत उसके घर के पास गया। माई, कोई घर पर है मेरी सहायता करने के लिए? मेरी सहायता करने वालों के सारे कष्ट दूर होंगे और जैसे जिंदगी की इच्छा हो वैसी हो जाएगी। ऐसे कल्कि ने आवाज लगाकर कहा। कष्ट दूर होंगे? इसका मतलब मैं कविता को घर से बाहर कर सकती हूँ। जाकर पता तो करूँ इनको कैसी सहायता चाहिए। वो जैसे ही कल्कि के पास गई, कल्कि ने उसे अपने बातों में फंसा लिया। कुछ समय तक उससे बातें करने के बाद अचानक वो अपने असली रूप में आया और जोर जोर से हंसकर कहने लगा, पागल औरत, आज मेरी बातों में फंसकर तुम मेरा अन्न बनने वाली हो। तुम्हारी लालच की वजह से आज तुम्हारी जान जाने वाली है। जब तक तुम जैसे अंधे लोग होंगे जो हम जैसे लोगों की बातों पर भरोसा करेंगे, तब तक तो हमारी ऐश है। ऐसा कहकर ललिता को अपने साथ गायब कर लेता है। दुखी होकर उदास बेटी कविता ने ये सब देख लिया था। हाँ, माचिस वाला भूत मेरी माँ को उठा ले गया। किसी भी तरह मेरी माँ को उसके चंगुल से बचाना होगा। पर अगर ये काम होशियारी से नहीं किया गया तो मेरी भी जान खतरे में पड़ जाएगी और मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं। इससे पहले कि वो माँ को खा जाए, मुझे उन्हें बचाना होगा। यूं घबराकर वो सोचने लगी। कुछ समय तक सोचने के बाद कविता को एक उपाय सूझा। हाँ, घर में बहुत समय से दादाजी के जमाने की एक छुरी है। पापा मुझे कभी कभी बताते हैं कि उस छुरी में बहुत शक्तियाँ हैं। अब उसी छुरी से मैं माचिस वाले उस शैतान का खात्मा करूंगी। पर उनका कद तो बहुत बड़ा है। उस छुरी को सीधे उनके सीने में घुसाने के लिए मुझे भी लंबा बनना पड़ेगा। इसलिए मुझे पापा की जेसीबी लेकर जानी होगी, जिस पे खड़े होकर मैं उसका नाश करूंगी। ऐसा सोचकर अपने पापा की जेसीबी लेकर साथ में छुरी लिए कविता नदी के पास गई। ठीक उसी समय माचिस वाला भूत ललिता को खाने ही वाला था। तभी जेसीबी पे खड़ी होकर ललिता ने उस माचिस वाले भूत के सीने में छुरी घुसा दी। वो राक्षस क्षण भर में खत्म हो जाता है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया। तुमने वो सब भूलकर मेरी प्राणों की रक्षा करने के लिए खुद अपनी जान को जोखिम में डाला और इस शैतान से मुझे बचाया। ऐसे ललिता ने कहा। उस दिन से गोपाल, ललिता और कविता साथ में खुश रहने लगे।